पांच का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे बड़ी खबर लगातार जिस तरीके से हम आपको अपडेट करते रहते हैं, जम्मू कश्मीर में 12 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। आंकड़ा आज जो संक्रमित मरीजों का बाहर निकल कर आया, वो 12 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव आज मामले सामने निकल कर आए हैं। और कश्मीर से ये सभी नए मामले लगातार वहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। 12 नए मामले वहां पर निकल कर आए और आंकड़ा 836 का जम्मू कश्मीर में पहुंच गया है। कश्मीर में 12 नए मामले लगातार जिस तरीके से कुछ दिन पहले से हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार इजाफा होता ही जा रहा है आंकड़ों में। कल की बात करें तो 30 नए मामले जम्मू कश्मीर से निकल कर आए थे, उसमें 23 कश्मीर से थे। आज जो ये सारे मामले निकल कर आए हैं, 12 नए मामले कश्मीर संभाग से। चलिए, सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके कश्मीर घाटी से। सनम, 12 नए मामले आज वहां पर ठीक होकर घर भी गए और नए मामले निकल कर आए भी हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे काफी संख्या थी, 30 से 31 के बीच लगातार मामले आते जा रहे थे। आज ये संख्या 12 की रही और अच्छी खबर ये भी रही कि 12 लोग ऐसे भी हैं जो घर ठीक होकर भी गए। देखिए, बिल्कुल सौरभ, खुशी की अच्छी खबर ये भी है कि बड़ी तादाद में आज टेस्ट हुए, 2000 से ज्यादा टेस्ट हुए और उनमें ये 12 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर इसके साथ और भी नहीं है। वो खबर यही है कि यहाँ श्रीनगर का जो शीरीन अस्पताल है, वहाँ के जो स्टाफ के 2 लोग हैं वो भी इनमें 12 में वो भी शामिल है, वो भी पॉजिटिव हुए हैं। वहाँ का एक अटेंडेंट भी पॉजिटिव हुआ है। और इस सब ने सिस्टम में ये जो डॉक्टर्स वगैरह है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स को क्वारंटीन जाना पड़ेगा, उनको छुट्टियां लेनी पड़ेगी, तो फिर आगे का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होगा। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आज की अच्छी खबर है। लेकिन गांधरबल से जो 4 केस आए हैं वो भी ऑलरेडी उनको रंगरेज की जो फैक्ट्री है वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों में से 4 आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। अवंतीपुरा से आज एक केस पॉजिटिव आया है। अवंतीपुरा बहुत शांत था, वहां से अभी तक इस तरह के केसेस नहीं आ रहे थे। आज एक और केस वहां से पॉजिटिव है और कुपवाड़ा से कहें तो 2 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए। तो ये कुल मिला के आज दोनों अस्पतालों से, श्रीनगर के चर्चगंज हॉस्पिटल की जो लैब है या सिकम्स की लैब है, दोनों लैब से जो 12 केस आए, ये एक अच्छी खबर है। क्योंकि अभी तक हमारे आंकड़े जो है 30 के ऊपर ही जा रहे थे और आज जो ये 12 आए हैं, इससे कहीं न कहीं शायद ये अंदाजा भी हमें शायद होने लग गया है। क्योंकि जिस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं लॉकडाउन वगैरह की, शायद उनका नतीजा है कि अब ये रेट जो है वो कम होती जाएगी और बहुत जल्द हमें ऊपर वाले ने चाहा तो इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। सौरभ और सनम, जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से सरकार प्रशासन कोशिश कर रही है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, जो मजदूर हैं, चाहे वो लोग हैं विभिन्न राज्यों में फंसे, उन्हें वापस लाया जा रहा है। पर यहाँ पर कुछ तस्वीरें, कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आए। कश्मीर के युवा जो छात्र भी हैं, कुछ काम करने के लिए भी लद्दाख गए थे, वो वहां पर फंसे हुए हैं और उनका कहना है कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। सबसे पहले सनम, आप बने रहे हमारे साथ, हम वो सुनाते हैं कि बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हैं, वो कुछ क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपके बाद एक बार फिर से आएंगे। 53 डेज से तो लेह लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलाउ कर रहा है, लेकिन जम्मू डीकॉम, कश्मीर डीकॉम हमें बोल रहे हैं कि यहाँ अलाउ नहीं करेंगे आपको। क्या हम पंजाब जाए, महाराष्ट्र जाए, हम कहाँ के हैं आखिर? हमको ये बता दे हम कहाँ के हैं। हमारा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ हमारा कश्मीर का है, तो हम कश्मीर नहीं तो हम कहाँ जाए? यहाँ हमको 53 डेज से यहाँ पे हमको रखा गया है। कोई हमारे पास नहीं आता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीसी ले पिछले हफ्ते से हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किससे मिले? हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है मीडिया। आपका शुक्रगुजार है हम कि आप मीडिया हमेशा बार बार आप हमारे पास आते हो और हमारी फरियाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो कश्मीर में गवर्नमेंट है यहाँ पे, मैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी तरफ से, सब लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इवैक्यूएट करें। जैसे आपने गोवा में किया, बाकी जगहों पे इवैक्यूएट किया, तो हमें भी करें। हमें यहाँ पे क्यों रख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए क्या मतलब, वो रहने के लिए भी जगह नहीं है अभी यहाँ पे, उनको रूम भी नहीं है अभी अवेलेबल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपनी गवर्नमेंट है यहाँ पे, JNK की गवर्नमेंट है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि इवैक्यूएट करें। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उनने बोला कि हमने लेटर भी भेजी है, DC को, डिपकॉम को भी लेटर भेजी है, बट कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी सभी लोगों की तरफ से कि हमें प्लीज यहाँ से इवैक्यूएट। तो सनम, जिस तरीके से आपने भी सुना, दर्शक भी सुन रहे थे, लोग परेशान हैं, युवा लद्दाख में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं 53 दिन हो गए हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, पर जम्मू कश्मीर प्रशासन मदद नहीं कर रहा। पर लद्दाख प्रशासन है वो आगे आ रहा है, पर मदद इस तरफ से नहीं मिल रही।
देखिए सौरभ, ये जो प्रशासन हमारा है ये इंटरनल लेवल पे विद इन दिस यूटी काम कर रहा है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है। इसको शायद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बाहर जो कश्मीरी फंसे उनके लिए क्या करना है, किस तरह की कोशिश करनी है। दावे बड़े करते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन लद्दाख में लोग फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। दिल्ली में जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनको लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जो अमृतसर में या चंडीगढ़ के अस्पतालों में कश्मीरी हैं उनको लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना है, हमसे कहें बदकिस्मती यही है कि सरकार ने अपने नोडल अफसर तैनात किए हैं, और वो नोडल अफसर जिस दिन तैनात हुए, जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई, उसी दिन उन्होंने अपने मोबाइल ही बंद रख दिए। अपने किसी चीज को वो दिलासा तक नहीं दे पाते हैं। अगर कोई कश्मीरी कहीं फंसा है, बिल्कुल यतीमों से बुरा हाल उसका कर रखा है, कोई उसकी सुनता नहीं है कोई। और हद ये है, यहाँ पे भी कश्मीर में जो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। जो आ रहे हैं कहीं पे से या यहाँ क्वारंटीन सेंटर वहां पे देखी जा सकती है, सरकार होती है, लेकिन जैसे ही बाकी बाहर के डायमेंशन पे नजर मारते हैं तो लगता है कि कहीं सरकार ही नहीं है, ऐसा कुछ लगता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और इस सारे के बीच में इस वक्त कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद है जो मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट्स में, मुख्तलिफ जिलों में फंसी हुई है, और उनको निकालने के लिए वहां की सरकारें कोशिश कर रही है। वहां की सरकारें बता रही है हमको निकालेंगे, हम इनको पहुंचाएंगे, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार हमें सपोर्ट करे। लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर की सपोर्ट सरकार का रेस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव है इस मामले में, और लगता नहीं है कि वाकई में जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको कहीं फुलफिल किया जाता है। सौरभ, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखें सरकार कोशिश भी कर रही है, पर ये वो लोग हैं जम्मू कश्मीर की आवाम है। हम बात करें अगर जम्मू में भी अभी भी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से उन लोगों की आवाज़ पहुंचाने की भी जो डीसी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। वो डीसी कार्यालय के बाहर खड़े थे, उनका कहना था कि काफ़ी दिन हो गए हम बार बार यहाँ चक्कर लगाते हैं, डीसी के बाहर डिफकॉम के दफ्तर के बाहर जाते हैं, पर हमें कुछ नहीं मिलता। हमें पास चाहिए जाने के लिए, मूवमेंट के लिए पास चाहिए, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज के लिए हम यहाँ पर कश्मीर से आए हुए थे इलाज करवाने के लिए। अब इलाज भी नहीं हो पा रहा, ना कि हम वापस जा पा रहे हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकारों को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा। उनके लिए सोचा जा रहा है जो विभिन्न राज्यों में है, उनको लाया भी जा रहा है, पर ये लोग जो यहाँ फंसे इनका क्या? सौरभ, जम्मू में भी बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और खासतौर पे जम्मू से श्रीनगर आना कोई बड़ा इतना तूफान नहीं, तो उन लोगों के पास अक्सर के पास अपना ट्रांसपोर्ट भी है, अपनी चीजें भी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे वही तो मैंने पहले भी कहा कि सरकार का इस मामले में बिल्कुल अनदेखी नहीं कहेंगे, बल्कि आंख कान सब बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और कुछ नहीं हो रहा है उसको इशारे के मामले में। और यही चीज वो है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त सरकार जो है वो पूरी तरह से परेशानी के आलम से, लोगों के जो लोग हैं उनके जो परेशानी के आलम से दो चार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए सनम, शुक्रिया आपका, इधर आपने पूरी जानकारी दी। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से डीसी कार्यालय के बाहर लोग आए हुए हैं, बार बार काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। उसके पहले हमने आपको सुनाया कि जो युवा लद्दाख में फंस रहे उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना था कि 53 दिन हो गए हैं वो लद्दाख में फंसे हुए हैं, पर यहाँ से उन्हें निकाले नहीं जा रहा। तो लगातार ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं जो लोग लद्दाख में युवा फंसे हैं जम्मू कश्मीर में। उनका कहना है कि यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई है, रहने की व्यवस्था अब नहीं, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। जो लद्दाख का प्रशासन है वो हमें इजाज़त दे रहा है, पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तो उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा मैसेज सामने निकल कर नहीं आ रहा। चलिए ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये डीसी कार्यालय बाहर की लाइनें हैं जम्मू में, किस तरीके से लोग वहां पर खड़े हुए हैं। और इनका साफ साफ यही कहना है कि काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं पासिस के लिए, पर हमें पासिस नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कुछ कहना है वहाँ पर जो आवाम है उनका, उसके बाद प्रशासन का क्या कुछ कहना है, प्रशासन ने भी इसको क्लैरिफाई किया, वो भी आपको सुनाते हैं। मेल भी किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर यहाँ से भेज दिया डिवकॉम पनामा चौक, पैदल यहाँ से वहाँ पर भी 8-10 मेल किए हैं, नो रिस्पॉन्स, ऑल इन वेन, बाकी कुछ नहीं, बातें सिर्फ हैं आज ये हैं वो हैं, पर कुछ नहीं, नथिंग शुड बी हैपन। तो गवर्नमेंट इस बात पे काम कर रही है। हमारी अपील ये रहेगी जनता से और सब लोगों से, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और इस वजह से हम इस बीमारी को, महामारी को एक हद तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए हैं। तो वो आगे भी कोऑपरेट करें, हम फेज्ड मैनर में उनको यहाँ से फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे। सर अभी जो ये हर जगह पे, यहाँ पे जो मैंने देखा, ये आउट ऑफ स्टेट के लोग भी हैं और विद इन स्टेट के भी हैं, कुछ लद्दाख से भी हैं, हर जगह के लोग आके वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये सब कुछ चीज़ें फैसिलिटेट होंगी।
लेकिन इसमें इस वक्त ये हो रहा है। और इसके अलावा जो ये हैं जो सीजनल हमारी माइग्रेशन वो लोग भी हैं, तो हम हर एक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कीपिंग इन व्यू। सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग की जो चीज़ें रहेंगी, हमारा स्प्रेड एंड कंटेनमेंट ऑफ डिजीज़ जो है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों ईरान से आए लोग लद्दाख पहुंचे, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसके बाद अब उन्हें घर भेजा जा रहा है। इन लोगों को 3 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और इनका प्रशासन पूरे तरीके से ख्याल भी रख रहा था। वहीं कोरोना महामारी के बीच ईरान में फंसे लद्दाख के सैकड़ों यात्री अपने जिलों में पहुंचकर केंद्र सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा करते नहीं थके। कोरोना संकट के बीच पहले ईरान से दिल्ली और फिर लद्दाख में क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद अब ये लोग लद्दाख से अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और इसी पर क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, किस तरीके से ये क्वारंटाइन सेंटर पर इन्होंने अपना वक्त गुजारा, वो आप सुनिए। ईरान से वापस आए हुए ज़ायरीन जो पहला बेस जोधपुर से कारगिल पहुंचा था, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में कारगिल में अलग अलग होटल्स में रखा गया था और साथ ही साथ मुतहरी हॉस्टल में भी रखा गया था। उनको लगातार उनकी जो 14 दिनों की क्वारंटीन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन टाइम मुकम्मल होकर उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। कल 200 से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स है उनकी 14 दिनों का क्वारंटीन टाइम मुकम्मल होकर डिस्चार्ज किया था। आज मुतहरी हॉस्टल हायर डिपार्टमेंट कारगिल से 44 जो पिलग्रिम्स है उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक ज़ाहिर बैठे, हम उनसे जानना चाहेंगे क्वारंटीन के दौरान किस तरह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ पर 24 अप्रैल को यहाँ पहुँचा था। हमें ये खदशा था कि यहाँ पर इतना इंतज़ाम नहीं होगा, लेकिन जो हमने 1-2 दिन का यहाँ पर तजुर्बा किया, यहाँ पर जो अरेंजमेंट था, बेहतरीन इंतज़ाम कमेटी की तरफ से बसीज इमाम के वॉलंटियर्स यहाँ पर 24 आवर इन्होंने हमारा खिदमत किया, चाहे सफाई में हो, चाहे खाने पीने में हो, रहाइश में हो। ऑब्वियसली बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं। लोगों को कहेंगे जो मेडिकल के जो इंस्ट्रक्शन उनको पूरा फॉलो करें, ये उनके लिए नहीं है, अपने लिए है, अपने बाल बच्चों के लिए। बाकी हमें खुशी इतना महसूस नहीं हो रहा जितना हम अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ ईरान, इराक, शाम में रहा, उनमें से तकरीबन 315 नफ़र जो ईरान में बैठा है, उनका यहाँ नहीं पहुँचना हमारे लिए बहुत ही दुख लगता है। मेरी अपनी पर्सनल और हमारे ग्रुप के तरफ से अपने समाजी, सियासी या मजहबी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ लाया जाए। क्वारंटीन के नोडल ऑफिसर हसन साहब, इनसे हम जानना चाहेंगे। हसन साहब, किस तरह की फैसिलिटी आप लोगों ने मुहैया की क्वारंटीन के दौरान, जिस तरह से ज़ायरीन को रखा गया था, और कितने लोग क्वारंटीन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र करता हूँ कि हमने अभी तक जितने भी क्वारंटीन्स रखा, उन क्वारंटीन्स में हमारा सुपरवाइजर्स क्वारंटीन्स के रखे हुए थे। उन्होंने ताहे दिल से उसमें तन मन से लगाव करके क्वारंटीन को कामयाब बनाने में उनका हाथ रहा है। 6ठा क्वारंटाइन सेंटर्स हम यहाँ से आज रवाना कर रहा है। ये मुतहरी पब्लिक स्कूल हायर डिपार्टमेंट में रखा था। यहाँ पर जो पूरा क्वारंटीन का जिम्मेदारी उठा के हमारा सुपरवाइज़र के शाना बाशाना यहाँ के बसीच इमाम के जो वॉलंटियर्स है, उन्होंने इस क्वारंटाइन सेंटर को कामयाब बनाया। और इस क्वारंटाइन सेंटर में से हमें हालांकि एक पॉजिटिव केस भी निकल गए थे, जिस पॉजिटिव केस को हमने यहाँ से रेफ़र करके आइसोलेशन सेंटर में लिया गया था। आइसोलेशन सेंटर में जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसका ज़ेर इलाज होकर अभी बिल्कुल वो सेटिस्फैक्ट्री ये सेटल हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो मुझे इंस्ट्रक्टेड किया गया है, जो हमारा अभी तक जो 3 क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारा इनमेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि जुजला रेजिडेंसी और ये बरुला होटल के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज में और कुछ ये रंगयूल होटल और लद्दाख रिजॉर्ट में अभी हमें इनमेट्स बैठे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह इनका देखभाल करके कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे नोडल ऑफिसर क्वारंटीन सेंटर्स कारगिल
के NT मोहम्मद हसन साहब का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से और साथ साथ इनकी तरफ से लगातार कोशिशें जारी है और इंतजामात भी किया गया है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी बाहर से भी बहुत सारे ज़ायरीन आना है। जिस तरह से हमने इससे पहले ज़ायरीन से बात की, उनका कहना था कि क्वारंटीन के दौरान उनको बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया की गई इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से। अगर हम मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी की बात करें और बाकी जगहों पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और साथ साथ उनका ये कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से SOP जारी की जा रही है, गाइडलाइंस जारी की गई है, जो प्रोसीजर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी की गए हैं उनको पालन करें। ये जो ज़ायरीन हैं गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से अभी 300 से ज़्यादा ज़ायरीन ईरान में अभी भी स्ट्रैंडेड है। हालांकि 7 मई से जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहे लोगों का एविक्यूएशन प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, लेकिन ईरान में रह रहे ज़ायरीन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द अपने अपने घरों में लद्दाख वापस लाया जाए। साथ साथ यहाँ के जो ज़ायरीन हैं ये लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो बाकी ज़ायरीन है ईरान में उनको भी लद्दाख वापस लाया जाए। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ नए अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, करगिल, लद्दाख। रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्यों ना गंभीर हो, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान रेशम की खेती करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के खेत वीरान पड़े हुए हैं, वहां पर वीरानी साफ देखी जा सकती है। 1 दशक से ये लोग रेशम के कीड़े पालने का काम कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। यही नहीं, ज़मीन भी अब बंजर होने लगी है, क्योंकि इस वक्त ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। वजह पाबंदियां। इन लोगों का कहना है कि इस वक्त इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इनकी भी कहीं ना कहीं सुध ले आकर। तो लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताते भी चले जो किसान वर्ग है किस तरीके से परेशान हो रहा है, ये उधमपुर की तस्वीर है जहां पर ये लोग, इनकी जो रोजी रोटी थी इसी काम से चलती थी। अब ये लोग वहां पर परेशान है क्योंकि पाबंदियों के कारण ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। किसान वर्ग है लगातार उसकी जो पीठ है वो टूटती ही जा रही है, उनकी कमर टूटती ही जा रही है। और इसी के तहत ये लोग एक बार फिर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास भी आई, हमारी भी सुन लीजिए, क्योंकि लगातार 1 दशक से ज़्यादा वक्त था तब से ये इस काम में जुड़े हुए हैं। अब जब पाबंदियां लग गई है, लॉकडाउन चल रहा है, ये अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, अपना माल बाहर नहीं बेच पा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं फाकाकशी का ये लोग शिकार हो रहे हैं। असें जेह्ड़े रेशम दे कीड़े पालने ना, ये पालने कन्नै असेंगी बड़ी ज़्यादा दिक्कत होंदी। अस दूरे दूरे पत्तर लैने, ओह् उप्परा एह् बमारी जेह्ड़ी फैली दी एह्दी वजह कन्नै असें बड़ी मजबूरी कन्नै असें कीड़े पाले न। ते हून एह् रेशम दे कीड़े जेह्की खुफ्टियां त्यार होई दियां एह् बिका दियां नेईं, एह्दे उप्पर गै साढ़ा पूरा जेह्ड़ा कारोबार घरै दा चलदा। ते हून असेंगी एह् प्रॉब्लम आवा दी कि साढ़ी खुफ्टियां कदूं बिकगन ते कदूं असेंगी पैसे थ्होङन। किन्ने लोग इसलै किन्ने लोकें थोड़े इत्थै ग्रां च लाई दियां ते किन्ने लोग परेशान न? इसलै तकरीबन साढ़े म्हल्ले च गै कोई 10-20 घरें लाई दियां होनियां खुफ्टियां ते सारे परेशान न, उं'दी खुफ्टियां नेईं बिका दियां न। इस वास्ते असेंगी तो केह् मांग करने, केह् अस इ'यै आखने भाई साढ़े जेह्की एह् खुफ्टियां न एह् बिकियां जान ते असेंगी पैसा थ्होआ जाए, ओह्दे कन्नै अस अग्गें कारोबार चलाचै, अपने बच्चें गी कुदै स्कूल एडमिशनां करवाचै जां बाकी घरा कोई कारोबार सिलसिला चलाचै रुट्टी पानी दा। देविया मचर साल रौह्ने आह्ली ते कीड़े रक्खे दे जेह्ड़े जबरदस्ती असें कीड़े दिंदे आखदे पालो ठीक ऐ दी, एह् अस रक्खने आं ते एह्दे च अद्धी खुफ्टी में लग्गी, इक हिस्सा खुफ्टी में लग्गेआ असें छड्ड दित्ता, तुस कीड़े पालो। अस आखने भाई कीड़ा ठीक होऐ ते पालने च असें फायदा नी, मुल्लें पत्तर लेई'र जबरदस्ती दिंदे ते फ्ही हून असें जेह्ड़ी बमारी आई दी एह्दे वजह कन्नै केह् तुसेंगी दिक्कत आई? ते दिक्कत आई ऐ बड़ा मुश्कल कन्नै असें लोग असें अंदरा बाहर नी जाना, पत्तरें बी डरदे गे अस बाहर बड़ा मुश्कल कन्नै। ते एह् दिक्खो भी हून कुत्थै रक्खनियां एह् खुफ्टियां असें नेईं लैङन तां रक्खनियां न कुदै। घरा दा कि'यां गुजारा चलदा? घरा बड़ा मुश्कल कन्नै इ'यै 4 पैसे थ्होन ते कुदै बच्चें एडमिशनां कराना पौंदियां। ते केह् मांग करने हून तुस? मांग एह् करने भी जान कोई ठीक रेट लग्गै। एह् पिच्छुआं 400-500 रपेआ देने ओह्दा केह् फायदा, अद्धे बी निं इक हिस्सा बी निं बचे, चलो बच के जान तां भी। राजकुमार है, मैं चरिंसवाल से रहने वाला हूँ। हम मेरे घर वाले यही काम करते हैं रेशम के कीड़े हुए, तो इस बार हमारे रेशम के कीड़े हैं जो आधे से ज़्यादा मर चुके हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, नहीं तो फिर जल्दी से जल्दी ये कीड़े जो रेशम है वो लिए जाए।
इस बार हमें कोविड-19 की वजह से जो महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से हम घर से सरकार का कहना था कि घर से बाहर ना निकलें, तो हमारे मम्मी और डैडी घर से बाहर निकलने के मजबूर हैं क्योंकि इनके लिए पत्ते लाना जरूरी है। तो हम सरकार से कहते हैं कि हमें इसका जल्दी वो किया जाए, ली जाएं ताकि हम इसे बेच जाएं। घर वाले इसी से ही गुजारा करते हैं, हमारे एडिशन इसी से ही होते हैं। तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम सरकार से कहते हैं कि यही जल्दी से जल्दी हमारी ये कोकून ले जाए तो हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सबसे पहले आप सुनिए। 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी। उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और जो 3000 केंद्र हैं वहाँ से अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जो पहुँचाने की व्यवस्था की अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है। मैं गृह मंत्रालय का आभार प्रकट कर रहा हूँ और सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकगण को और आदरणीय अध्यापकगण को ये कहना चाहूँगा कि अब हम बहुत जल्दी कल से ही ये काम शुरू कर रहे हैं और इन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से ये 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापक गण के घर तक पहुंचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे और इस बीच ये मूल्यांकन जैसे हमारा पूरा होता है और जो अवशेष परीक्षाएं जैसे वो पूर्ति होती है तो हम बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर सकेंगे। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा। मेरी शुभकामनाएं कि जो बचे हुए पेपर्स आपके हैं, जो मूल विषयों के 29 विषयों के पेपर हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जो उत्तर पुस्तिकाएं जो 173 विषयों की जो परीक्षाएं हो चुकी थी, उन 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का हम बहुत अच्छे से मूल्यांकन कराएंगे और उसका काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। मेरी आपको शुभकामना कि इस महामारी के समय में आप मस्त भी होंगे, बिना किसी दबाव के पढ़ भी रहे होंगे, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप मस्ती के साथ अपने समय को गुजार रहे होंगे और जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हमको मिल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो हमसे आग्रह करते हैं, हम जरूर उन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम 7 कौन सी बातें हैं, मुझे भरोसा है वो 7 बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे बांटी थी, उनका हम हर पल स्मरण करके और अपनी सुरक्षा भी कर रहे होंगे। मेरी शुभकामना। चलिए, एचआरडी मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके लिए 3000 सीबीएसई स्कूल्स को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां पर ये कॉपीज आएंगी। उसके बाद अध्यापकों के घर तक ये कॉपीज पहुंचाई जाएंगी जहां पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये कॉपीज हैं और लगभग 50 दिन का ये पूरा वक्त लगेगा। 50 दिन में पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये बताया गया कि जो परीक्षा के रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। चलिए, इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।